अमेरिका में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? आपने अमेरिका के अपने रिश्तेदार मित्रों से ये अवश्य सुना होगा कि अमेरिका के पुलिस और कोर्ट में भ्रष्टाचार भारत के पुलिस और कोर्ट में भ्रष्टाचार से बहुत कम है। भारत के हर एक अनिवासी भारतीय ने इस पर पहले ही दिन से ध्यान दिया होगा। उदाहरण के लिए, जब मैं अमेरिका में था, उस समय मुझे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने 5 बार रोका था। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने के लिए हवलदारों ने मुझसे 3 बार अर्थदंड जुर्माना लिया और 2 बार मुझे क्षमा किया, परंतु एक बार भी उन्होंने संकेत तक नहीं दिया कि घूस लेने में उनकी थोड़ी भी रुचि है। क्यों? और ये आपके लिए अवश्य ही एक रहस्य होना चाहिए कि अमेरिका में पुलिस और जज भारत की तुलना में इतने कम भ्रष्ट क्यों हैं। क्या अमेरिका की पुलिस और न्यायाधीश भारत की पुलिस और जज की तुलना में मूर्ख हैं कि वो अपने नागरिकों से घूस वसूल करने के चालाकी भरे तरीकों के बारे में नहीं सोच सकते? नहीं, वे इतने भी मूर्ख नहीं हैं। क्या वे इतने डरपोक हैं कि वे नागरिकों के हाथ न मरोड़ सकें और उनसे घूस न वसूल सकें? नहीं, वे उतने ही साहसी हैं जितने कि भारत की पुलिस है, थोड़े भी कम नहीं। तो क्या अमेरिका के हर पुलिस वाले जज लालच से परे हैं? नहीं, किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता कि वहां के लाखों व्यक्तियों में से कोई भी लालची ना हो। तो क्या अधिक वेतन प्राप्त करना ही भ्रष्टाचार इतना कम होने का एकमात्र कारण है? अच्छा, तो मान लीजिए कि हमने भारत में अपने पुलिस वालों और जजों के वेतन इस सप्ताह दोगुने कर दिए, तो क्या वे हमें अगले सप्ताह से घूस में 10% की छूट देंगे? मेरा अनुमान है नहीं। यदि भारत सरकार का कोई कर्मचारी ये सोचता है कि जितना वेतन उसे मिल रहा है उसे दोगुना कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए उसे घूस की जरूरत है, तो क्या वो 30 वर्ष के वेतन में आने वाले घूस के बराबर वेतन इकट्ठा करने के बाद घूस लेना बंद कर देगा? नहीं, उनमें से अधिकतर कभी नहीं बंद करेंगे। इस प्रकार वेतन अवश्य ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर भारत और अमेरिका में भ्रष्टाचार के स्तर में बदलाव लाने हेतु कोई सबसे बड़ा कारक नहीं है। तो और क्या कारण हो सकता है? क्या हमारी संस्कृति इसका कारण है? भारत के बहुत से बुद्धिजीवी कुबुद्धिजीवी के पास 4 अंकों का बौद्धिक स्तर IQ है और वे कहते हैं कि भारत में पुलिस वाले अधिक भ्रष्ट इसलिए हैं क्योंकि हम जनसाधारण अनपढ़ हैं, जागरूक नहीं हैं, हम में नैतिक सदाचार की कमी है, हमारी राजनैतिक संस्कृति बुरी है, आदि आदि। दूसरे शब्दों में, 4 अंकों के बौद्धिक स्तर IQ वाले इन बुद्धिजीवियों के अनुसार हम नागरिक गण पुलिस और न्यायाधीश के भ्रष्ट होने के जिम्मेदार हैं। 4 अंकों वाले बौद्धिक स्तर IQ के बुद्धिजीवियों द्वारा पीड़ितों पर ही आरोप लगाने वाले इन तर्कों को मैं सफेद झूठ कहकर अस्वीकार करता हूं। ये बात उसी तरह चुभने वाली लगती है जैसे कोई कहे बलात्कार के लिए औरतें जिम्मेदार हैं। ये बात कि नागरिकों में जागरूकता नहीं है या नागरिकों की सभ्यता बुरी है, बिल्कुल बकवास है। यहां तक कि सबसे ज्यादा अशिक्षित व्यक्ति भी ये अच्छी तरह जानता है कि भ्रष्टाचार अनैतिक है और ये एक अपराध है। और सभी पुलिस वालों, न्यायाधीशों व मंत्रियों को ये अच्छी तरह पता है कि भ्रष्टाचार अनैतिक है, गैरकानूनी है। और यहाँ तक कि जब अमेरिका में वर्ष 1800 में शिक्षा 5% से भी कम थी, तब भी वहाँ ऐसे भ्रष्ट पुलिस, न्यायाधीश आदि नहीं थे। इसमें मेरे विचार में कम शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, नागरिकों में जागरूकता नहीं है। ये 4 अंकों वाले बौद्धिक स्तर IQ वाले बुद्धिजीवियों द्वारा गढ़ा हुआ बिल्कुल बकवास है। और ये कहना कि नागरिकों की सभ्यता बुरी है, बिल्कुल सफेद झूठ है। तो अमेरिका में भ्रष्टाचार कम होने का असली कारण क्या है? अमेरिका में हवलदार शायद ही कभी घूस मांगते हैं क्योंकि अमेरिका में जिला पुलिस कमिश्नर उनके लिए जाल बिछाते हैं। हवलदार जानता है कि 100 से 500 बार कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिला पुलिस कमिश्नर का बिछाया हुआ जाल है और यदि वो घूस मांगने का साहस करता है तो वो पकड़ा जा सकता है और उसे कारावास हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब मैं वर्ष 1990 से 1998 तक अमेरिका में था, उस समय मुझे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने 5 बार रोका था। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने के लिए हवलदारों ने मुझसे 3 बार अर्थदंड जुर्माना लिया और 2 बार मुझे क्षमा किया, परंतु एक बार भी उन्होंने संकेत तक नहीं दिया कि घूस लेने में उनकी थोड़ी भी रुचि है। क्यों? क्योंकि मुख्य कारण यह है कि वो जानता है कि 200 में से कोई एक ऐसा यातायात उल्लंघन करता आयुक्त द्वारा बिछाया गया जाल होता है और उसे नहीं पता कि कौन सा उल्लंघन जाल है, इसलिए वो 200 में से किसी भी मामले में घूस नहीं लेता। और अमेरिका में बहुत से नोडल अधिकारी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला लोक मुकदमा अभियोग चलाने वाला अधिकारी, राज्यपाल आदि अधिकारियों, मंत्रियों, न्यायाधीशों के विरुद्ध जाल बिछाते हैं। समय समय पर जाल बिछाना सभी जूनियर स्टाफ को घूस लेने से मुक्त रखता है। इसलिए ये तथ्य कि कमिश्नर जाल बिछाते हैं इस बात को दर्शाता है कि क्यों जूनियर स्टाफ भ्रष्टाचार कम करते हैं। लेकिन क्यों अमेरिका में पुलिस कमिश्नर घूस के प्रचलन को समाप्त करने के लिए जाल बिछाते
बिछाते हैं, जबकि भारत में अधिकांश पुलिस कमिश्नर हवलदार को घूस वसूल करने का आदेश देते हैं। इस अंतर का कारण क्या है? क्यों अमेरिका में पुलिस कमिश्नर हवलदार को घूस वसूल करने का आदेश नहीं देता? इसका एकमात्र कारण है, अमेरिका में नागरिकों के पास जिला पुलिस प्रमुख को निकालने की प्रक्रिया है, भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा हटाने या बदलने की प्रक्रिया। प्रजा अधीन राजा। दूसरे शब्दों में, यदि अमेरिका के किसी जिले में नागरिक जिला पुलिस प्रमुख को निकालना चाहते हैं तो उन्हें डीआईजी या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के पास जाकर कोई मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के नागरिकों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पास जाकर कोई बेकार की जनहित याचिका देने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के नागरिकों को बस ये प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि जिले के अधिकांश मतदाता कमिश्नर को निकालना चाहते हैं, और यदि एक बार किसी जिला पुलिस प्रमुख के विरुद्ध बहुमत प्रमाणित हो जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है, और किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हिम्मत नहीं है कि वो उसके निलंबन के निर्णय पर रोक या स्टे का कोई आदेश दे सके या उसे निलंबित करने में देरी करे। इसी तरह यदि अमेरिका के नागरिक मुख्यमंत्री, नगर अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश, जिला लोक अभियोक्ता, जिला शिक्षा अधिकारी आदि को निकालना चाहें तो उन्हें विधायकों या प्रधानमंत्री या पार्टी के प्रमुख या न्यायाधीश के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकों को मात्र उस जिले या राज्य में बहुमत की राय प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसलिए पुलिस प्रमुख और नोडल अधिकारी डरते हैं कि यदि ये स्टाफ ज्यादा भ्रष्ट हो गए तो नागरिक उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं, और इसलिए पुलिस कमिश्नर जैसे नोडल अधिकारी जाल बिछाते हैं, और इसीलिए जूनियर स्टाफ में भ्रष्टाचार कम है। अब प्रश्न है कि क्या नोडल अधिकारी को इस प्रकार से निकालने की प्रणाली भ्रष्ट को हटाना, बदलना अमेरिकी अवधारणा है? क्या ये भारतीय विचारधारा नहीं है? सत्यार्थ प्रकाश का 6वां अध्याय है राजधर्म। इस अध्याय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है कि नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों और न्यायाधीशों की शक्ति क्या है और उनके दायित्व क्या हैं। 6वें अध्याय के पहले ही पृष्ठ में स्वामी दयानंद राजधर्म का बुनियाद स्थापित करते हैं। स्वामी दयानंद ने 2 शब्द दिए हैं, प्रजा अधीन राजा, और इन 2 शब्दों में इन्होंने अच्छी राजनीति के ऊपर 10,000 प्रस्तावों का सार दिया है, और फिर वे इन 2 शब्दों का विस्तार करते हैं। राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, नहीं तो वो नागरिकों को लूट लेगा और राष्ट्र का विनाश कर देगा। और उन्होंने ये मंत्र अथर्ववेद से लिए हैं। अमेरिका में नागरिकों के पास जिला पुलिस प्रमुख, मुख्यमंत्री आदि को निकालने की प्रक्रिया है, अर्थात वे सब पदाधिकारी प्रजा अधीन हैं, और इसलिए अमेरिका में जिला पुलिस प्रमुख, न्यायाधीश, मुख्यमंत्री आदि नागरिकों को लूटते नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। जबकि यहाँ भारत में नागरिक किसी जिला पुलिस प्रमुख, मुख्यमंत्री आदि को निकाल नहीं सकते अथवा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और इस तरह वे प्रजा अधीन नहीं हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ भारत में मंत्री व न्यायाधीश जनसाधारण को लूटने में व्यस्त रहते हैं। स्वामी दयानंद का विश्लेषण कितना उचित है। जैसे मांसाहारी जानवर अन्य जानवरों को खा जाते हैं, उसी प्रकार कोई राजा जो प्रजा अधीन नहीं है वो नागरिकों को लूट लेगा। और इसलिए विश्व के सभी चीजों में से सत्यार्थ प्रकाश के ये 2 शब्द स्पष्ट करते हैं कि क्यों अमेरिकी पुलिस में भ्रष्टाचार कम है। और मेरे लिए ये बड़ी विडंबना है कि सत्यार्थ प्रकाश के इन 2 शब्द के महत्व को समझाने के लिए मुझे अमेरिका का उदाहरण देना पड़ रहा है। भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा निकालने या बदलने का अधिकार और प्रजा अधीन राजा। राइट टू रिकॉल प्रजा अधीन राजा से कैसे संबंधित हैं? राइट टू रिकॉल का अर्थ होता है वो प्रणाली, सिस्टम जिसके द्वारा नागरिक किसी भी अधिकारी, जज, मंत्री को किसी भी समय नौकरी से निकाल सकते हैं, किसी उच्च अधिकारी के पास गए बिना, केवल बहुमत साबित करने के द्वारा। इस तरह से उच्च अधिकारी आम नागरिकों के प्रति जवाबदार होते हैं, क्योंकि अधिकारी नियुक्त करने वाले के प्रति जवाबदार नहीं होते, नौकरी से जो निकाल सकता है उसके प्रति जवाबदार होते हैं, उन्हीं के अनुसार और उनके लिए काम करते हैं। राइट टू रिकॉल पर आधारित जूरी प्रणाली एकमात्र ज्ञात प्रणाली है जो राजा को प्रजा अधीन बनाती है, और इस प्रकार मंत्री, अधिकारी, पुलिस और न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार कम करती है। बहुत सारी अन्य संस्था आधारित विकल्प प्रस्तावित हुए हैं, जैसे पुलिस बोर्ड, न्याय आयोग आदि, पर वे सब बिल्कुल असफल साबित हुए हैं। इस तरह की संस्थाएं भ्रष्टाचार को केवल कुछ समय के लिए रोकती हैं, उसे कम नहीं करती। कोई प्रणाली जो राजा को प्रजा से स्वतंत्र निरंकुश रखती है, वो केवल भ्रष्टाचार को दूसरे हाथों में देती है, उसे कम नहीं कर सकती। यदि नागरिक के पास अधिकारियों, न्यायाधीशों, मंत्रियों आदि को निकालने का सीधा कोई मार्ग नहीं होगा और उन्हें निकालने के लिए अन्य अधिकारियों, न्यायाधीशों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों आदि से याचना करना पड़ेगा, तो ऐसे में कोई नागरिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और मंत्रियों पर नियंत्रण करने में असफल होगा।
अधिकारी मंत्री न्यायाधीश आदि जीवन भर घूस लेंगे, अनैतिक कार्यों पर समर्थन की मांग करेंगे और नागरिकों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे। और इससे भी बुरा होगा कि वे अपने राष्ट्र को विदेशियों के हाथों बेच देंगे। अधिकारी मंत्री न्यायाधीश आदि, चाहे वे जूनियर हो या सीनियर, आपस में एक दूसरे को बचाने वाला साठगांठ बनाएंगे और इन साठगांठ का प्रयोग करते हुए वे एक दूसरे को सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार भ्रष्टाचारियों के लिए कोई दंड नहीं रहेगा और भ्रष्टाचार अनियंत्रित गति से फैलेगा। वे हमेशा प्रमाण के अभाव को बहाना बनाएंगे और साथ ही भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे। नागरिकों का सीधा हस्तक्षेप मानव जाति में ज्ञात एकमात्र प्रणाली है जो इन साठगांठों से मुक्ति दिला सकती है।